नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो नेपाल में आंदोलनकारियों का बड़ा बयान सामने आया है। कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस फायरिंग में अब तक 21 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो ये मांग की गई है। तो पुलिस फायरिंग में 21 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर के अब युवाओं की ओर से लगातार ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने एक्शन लेते हुए फायरिंग की और जिन युवाओं की जान गई है, जिन आंदोलनकारियों की अब तक जाने गई हैं, उनको लेकर के ये उन जेनजीज की तरह से मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नेपाल में इस वक्त जो आंदोलन जारी है ये जेन जी का आंदोलन बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से केपी शर्मा ओली की ओर से जब ये फैसला लिया गया था कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाए, हालांकि इसमें कई एंगल से एक एंगल ये भी दावा करता है कि सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा करप्शन को लेकर के युवाओं की ओर से वीडियोस बनाने शुरू कर दिए गए थे। कई सारे सवाल खड़े किए जाते थे कि पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आम जनता की रियासत किस तरीके से उन्हें त्राहिमाम करने पर मजबूर किया जा रहा है। हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है। इसको लेकर के जब वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगे, इसको लेकर बताया जा रहा है कि सरकार को पहले से ही अंदेशा लग चुका था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है और आने वाला समय हालात बिगाड़ सकता है, जिसको लेकर के एक एंगल ये हमने आपको बताया। दूसरा एंगल इसमें यह भी निकल कर सामने आया है कि केपी शर्मा ओली का ये कहना था कि सोशल मीडिया के कुछ ओनर से जब बातचीत भी की गई थी और कंपनियों के ओर से जो नेपाल की पॉलिसी लागू होती है उन कंपनियों को कहा गया था कि उस पॉलिसी पर ही काम होना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी, लेकिन उन पॉलिसी को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। हालांकि इसमें अलग अलग एंगल्स है, लेकिन देखिए जो जेनजीज है उनका ये कहना है, युवा वर्ग है, कि बेरोजगारी दर नेपाल में बढ़ती चली जा रही है। अगर एक वीडियो के जरिए अगर कोई भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था तो अब हर सोशल मीडिया पर अगर बैन लगा दिया जाएगा तो ये युवाओं की आवाज को दबाने और कुचलने की तरीके हैं और इसी वजह से युवा अब सड़कों पर उतर आए। और इसके बाद ही आपने देखा महज 24 घंटे का समय और 24 घंटे के अंदर ही केपी शर्मा ओली को अपना वही स्टेटमेंट बदलते हुए और इस बैन को हटाना पड़ गया था। बावजूद इसके नेपाल में यह आंदोलन अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि फिर इस आंदोलन के बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया, वहां भी आगजनी हुई, हिल्टन होटल पर हमला हुआ। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ अनिल भट्ट जी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सर आप सर इस समय स्वागत करना तो मैं बहुत उचित नहीं समझूंगी, लेकिन सीधा सवाल जरूर आपसे पूछूंगी कि सर जिस तरीके के हालात इस वक्त नेपाल में बने हुए, ऐसा ही मंजर हमने बांग्लादेश में भी देखा, ऐसा ही मंजर हमने श्रीलंका में भी देखा और अब नेपाल की स्थिति तो हर किसी के सामने है। आखिर ये किस दृष्टिकोण को बयां कर रहा है कि अब आने वाले समय में नेपाल के क्या हालात होने वाले हैं? किया करना चाहते हैं और ऐसी सरकार रखना चाहते हैं जो बाहर से जिन्होंने ये किया है वो नेपाल को कंट्रोल कर सकें जी। और ये हमारे जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमको बहुत निगरानी रखनी पड़ेगी और हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर वहां जाके कुछ कार्रवाई रोकने की करनी है तो हमारे में काबिलियत है और हमको तैयार होना चाहिए करने के लिए। सर सवाल ये भी है कि अभी जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो युवा है, युवाओं में बौखलाहट है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और जब वो सड़कों पे उतरे तो सर फायरिंग खोल देना और जिस वजह से 21 युवाओं की जान चली गई। कौन सी? ये देखिए ये इंजीनियर्ड है, इनको भड़काया गया है और जब सड़कों पे आ गए फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, यानी सर आप इसे उचित ठहरा रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही है। मैं या आप यहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं हमें पूरी कहानी नहीं पता। हमें इतना पता है, मैं इतना कह सकता हूँ, एक
रक्षा विश्लेषक होने के तौर पे कि ये साजिश है जो जिसको अंजाम दिया जा रहा है। सर, आप इसे साजिश कह रहे हैं, सर किन लोगों की साजिश हो सकती है इसके पीछे? ये मेरा अंदाजा तो यही है, जैसे बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में तो जो सब कुछ होने के बाद पता लगता है वो यूएस की डीप स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स की डीप स्टेट जिसे कहते हैं, जिसमें कई हैं शामिल, उनके खुद का CIA है और पाकिस्तान की ISI जरूर है जी। ठीक है। और उसका हमें काफी सबूत भी मिल गया है। अब नेपाल एक और हमारा क्या बोलते हैं बड़ा एक अहम नेबर है। और दूसरा देखिए, कुछ एक नेपाल के एक हिंदू देश होने के भी एक वजह हो सकती है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर सवाल तो ये भी बनता है ना कि आप जब डीप स्टेट थ्योरी का जिक्र कर देते हैं, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज का जब जिक्र आ जाता है, तो सर ऐसे में बहुत सारे और भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसे इन देशों को मतलब एक एक करके टारगेट क्यों किया जा रहा है कि पहले श्रीलंका हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, अब बारी नेपाल की आ गई, और ये जितने देश है ये खासतौर पर भारत से ही पड़ोसी मुल्क के तौर पर ये हमेशा से जाने गए। सर, क्या वाकई में आप जिस इशारा कर रहे हैं, क्या यही समझा जाए कि भारत के संबंधों को कैसे दूसरे देशों के साथ बिगाड़ा जा सके, इस वजह से थ्योरीज पहले से तैयार की जा रही है? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, जब से हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, बिल्कुल, तब से यूनाइटेड स्टेट्स को और श्री डोनाल्ड ट्रंप को तो बहुत ही दुख हुआ है, बहुत ही जलन हुई है कि ये कैसे भारत ने ऐसी काबिलियत दिखा दी और कैसे भारत की हिम्मत पड़ी कि ये करें हम बगैर उनसे पूछे। ये अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट है वो गया नहीं है। और वो कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने की हमारी कोशिश रही है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी कई बारी ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, हमारे साथ हमारा चाहिए तो साथी मानिए, कोऑपरेशन करनी है जरूर कीजिए, लेकिन हमको आपसे नीचा, आपसे कमजोर, आपसे गिरा हुआ मानना, ये हम अब मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब बांग्लादेश में इसी तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए, नेपाल में जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश से वो निकल गई, अब केपी शर्मा ओली को लेकर भी ऐसे खबरें हैं कि पहले तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद उन्होंने नेपाल छोड़ दिया। लेकिन सर इस तरीके उन्होंने नेपाल छोड़ा है क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा दिखा है जी, जान का खतरा महसूस हुआ है, इसलिए वो छोड़ के आए हैं। नहीं तो जो इस तरह का जो एक देश का एक लीडर रहा हो, वो ये नहीं चाहेगा कि अपना देश छोड़े और अपनी देश छोड़ के जो अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत कमजोर हो जाती है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, सर युवा वर्ग को इतनी आसानी से ब्रेन वॉश करना क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि इसे प्लॉट किया जाता है, जानबूझकर के इन युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सर, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक पहले बड़ी खबर बता देती हूँ। इस बीच ये बड़ी खबर है कि नेपाल में बवाल के बीच नेपाल में जेन-ज़ी की एक बड़ी मांग सामने आई है और बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग रखी गई है। जेन-ज़ी ने बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग कर दी है। काठमांडू के मेयर है बालेन शाह, युवाओं में काफी लोकप्रिय भी है बालेन शाह। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से बालेन शाह को लेकर के इस वक्त चर्चाएं तेज हो चुकी है और ये मांग युवाओं की ओर से है। ये वही युवा है जो कि इस वक्त आंदोलनकारी बने हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब उनकी मांग है, उनका ये कहना है कि मेयर को ही अगला प्रधानमंत्री अंतरिम तौर पर बनाया जाए। तो फिलहाल बालेन शाह का जिक्र हम कर रहे हैं। बालेन शाह को अब
अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग नेपाल में की जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त नेपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बालेन शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है इन तमाम आंदोलनकारियों की ओर से जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये मांग केपी शर्मा ओली की ओर से जब अपना इस्तीफा सौंपा गया, उस इस्तीफे के बाद से ये मांग सामने आई है। तो फिलहाल देखिए, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली हो चुकी है, लेकिन वहीं इन आंदोलनकारियों की ओर से अब ये मांग रख दी गई है कि काठमांडू के मेयर यानी बालेन शाह को ही अगला अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। तो अब इंतजार इसका करना होगा कि क्या वाकई अब बालेन शाह को यह जिम्मेदारी मिलने वाली है। और एक बार फिर से हमारे साथ अनिल भट्ट जी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूं। सर, अब आंदोलनकारियों की ये नई मांग आ चुकी है। पहले तक तो उनका ये कहना था कि जिन पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनकी ये नई मांग है, उनका ये कहना है कि काठमांडू के जो मेयर है बालेन शाह, उन्हें ही अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए। सर, क्या इसे भी आप कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं पहले से फीड किया गया था? देखिए, ये सारा खेल जो है जी, युवाओं को भड़काना कोई आज ऐसा काम करवाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो पैसा है, पैसा बोलता है, पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई सबसे तेज कार्रवाई पैसे से ही होती है। और जब आप अच्छा खुला खर्चा करने को तैयार हो, कुछ भी करा सकते हो आज। और यहाँ जो देश की जो इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अगर वो पकड़े गए हैं, अगर वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सके, तो फिर वो ये जो कुछ हुआ है करने वाले सफल रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, ये जो कुछ डीप स्टेट का ने ऑपरेशन 37 की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं, इन्होंने इसको पहचान लिया, उसका पता लग गया और पोल खोल दी। पोल जब खुल गई है तो वो जो कुछ भी कोशिश है वो कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश जारी है, हमारे खिलाफ भी जारी है। और जब हमारे खिलाफ जारी है तो हमारे जो नज़दीकी ये हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उन पे भी पूरी कोशिश होगी। पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही हमारा कब से दुश्मन है। इनको बांग्लादेश जो हमारे साथ अवामी लीग की सरकार के साथ बहुत अच्छे हमारे संबंध थे, वो संबंध तोड़ दिए क्योंकि अवामी लीग को खत्म कर दिया वहां से। ठीक है, और यही कोशिश है इनके साथ। जो भी सरकार केपी ओली की जो इनका रिश्ता हमारे साथ था, बड़ा अच्छा था, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश है। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि युवाओं में खासा लोकप्रिय है बालेन शाह, और इनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि युवाओं की ओर से इसी वजह से मांग की गई है। नेपाल में जब से ही सर बालेन शाह भी अभी जब उनको बहकाया जाता है, प्रवोक किया जाता है, तो सारी उसके साथ उनको बहुत कुछ सिखलाई दी जाती है कि आप ये करोगे, इसको चुनोगे, इसका नाम लोगे। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते कि शेर बहादुर देवबा के घर पर प्रदर्शनकारियों का हमला हुआ है। हमले में देवबा और उनकी पत्नी घायल हुई हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देवबा। तो फिलहाल आप देखें कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियों के तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे हैं, उनको भी आंदोलनकारी इस वक्त बख्श नहीं रहे हैं।
बताया जा रहा है शेर बहादुर देवबा जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब उनके घर पर हमला हुआ है और इस हमले में देवबा और उनकी पत्नी दोनों ही घायल हुए हैं। ये तस्वीर सामने आई है, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के ऊपर भी हमला हुआ आंदोलनकारियों की ओर से। और आप जरा स्थिति नेपाल की सोचिए कि किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरह उथल-पुथल हो चुका है, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल जो चेहरे हैं वही पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से अनिल भट्ट जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। सर, पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हो जाता है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कोई भी नेता इस वक्त सुरक्षित नहीं है नेपाल में, यहां तक कि संसद तक सुरक्षित नहीं है, वहां तक हमले कर दिए गए। देखिए, जो पुराने नेता, जो अभी तक नेता थे केपी ओली जी, एक आखिर नेपाल किस तरह की सरकार थी? एक डेमोक्रेटिक ही तरह की सरकार थी, उसमें ऑपोजिशन होती है, उन ऑपोजिशन की कोशिश होती है कि इनको हराया जाए, हम जीते। उसका जो जायज तरीका होता है वो होता है क्या बोलते हैं, इलेक्शन करा के। ये जो तरीका हम देख रहे हैं जी, ये तो बहुत ही हिंसा का और ये तो बहुत ही गलत तरीका है। और ये जिस तरह हो रहा है इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि बाहर का हाथ है, बड़ा हाथ। जी सर, लेकिन ये भी तो हो जाता है कि जिस तरीके से इस वक्त नेपाल की राजनीति हम देख रहे हैं और युवाओं का जो प्रभाव है नेपाल में, और ये जो हिंसा हुई है, बालेन शाह का उसमें नाम निकल करके आ रहा है कि उन्हें युवाओं का पूरा सपोर्ट है, जो आंदोलनकारी इस वक्त बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि पहले तो उन्होंने जिस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की, फिर अचानक से उनकी एंट्री राजनीति में हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने रैप का भी सहारा लिया था, अलग अलग मुद्दों पे वो अपनी आवाज बुलंद करते थे। क्या एक यही स्ट्रैटेजी उनकी हम मजबूत तौर पे माने कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोकल थे और इस वजह से उन्होंने युवा वर्ग को कनेक्ट कर लिया कि उनकी कोई भी कही हुई बात को कोई भी युवा तुरंत फॉलो कर लेता है? अब ये हमने ये शाह साहब के बारे में इतना कुछ ज्यादा पहले सुना नहीं था जी, क्योंकि हमारी तो अपने भारत में जो कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि हमारी तवज्जो उस पे रहती है। और हाँ, हम बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर नज़र है, पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर नज़र है। जहाँ तक नेपाल का सवाल है, हम ये सोच रहे थे कि वहाँ तकरीबन सब कुछ ठीक है। हाँ, इतना हमें पता है कि नेपाल का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे देशों ने किया है। उनके कई आतंकवादी हैं जो वहाँ जाके छुपते हैं, या जब पुलिस उनके पीछे है तो वहां जाके छुप जाते हैं और वहां से अपना कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये सब कुछ हमने देखा है, लेकिन हमें कोई हमें कोई वजह नहीं थी ये समझने के। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हरिहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेपाल से। तो हरिहर नेपाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नेपाल से ही। आप पत्रकार हैं और मैं संवाददाता हैं आप, और जिस तरीके से आप कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, आप उस स्थिति को देख और समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त हरिहर जी, वहां क्या स्थिति बनी हुई है? प्रधानमंत्री तो यहाँ से निकल चुके हैं इस्तीफा देके। जी, प्रधानमंत्री बालुवाटार से निकल चुके हैं। आप लोग भी बता रहे हैं, इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने। उसके बाद उनका जो सरकारी निवास है बालुवाटार, वो छोड़ चुके। वो हेलीकॉप्टर से बालुवाटार से सेना के कैंप तरफ रवाना हुआ है। उसके बाद अभी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जो केपी शर्मा ओली का जो सरकार था, उन्हीं सरकार को केयरटेकर सरकार के काम करने के लिए मंजूरी दिया है। मगर जो आंदोलन कर रहे जेनजी पुस्ता, उन लोगों का मांग है नया तरीके से नवीन सहमति के साथ नया प्रधानमंत्री और देश संचालन करने के लिए नया कैबिनेट बनाना होगा।
और एक अभी अभी ब्रेकिंग जो आया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे, 2 बार गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो देश का चौथा सबसे बड़ा पार्टी है, उनके सभापति सहकारी के अलग अलग आरोपों में जो जेल में थे, पूर्व पक्ष के लिए थुना में थे, उनको जो युवा ने जेल से बाहर निकाला है। और रवि लामिछाने के पक्ष में युवा का बहुत सारा मास काठमांडू में देखने को मिला है। अभी लेकिन हरिहर जी, एक सवाल मैं यहाँ और पूछना चाहूंगी कि अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा था कुछ दिनों पहले कि कैसे #नेपोकिड ट्रेंड कर रहा था, तमाम नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चों के फोटोज वीडियोस तक अटैच किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि नेताओं की तो समझ में आती है, नेपोकिड्स को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, उनके पास इतना लग्जरी लाइफ क्यों है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से मुमकिन है। इसी आवाज को क्या दबाने के लिए केपी शर्मा ओली की ओर से ये बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि प्रतिबंध लागू होगा सोशल मीडिया पर, उसके बाद ये आग भड़की। जी, अभी जो आप लोगों का इंडिया में भी सोशल मीडिया बैन को लेके ये युवा सड़क में आए, सिर्फ और उन लोगों का डिमांड नहीं है बोल के जो खबर आ रहे, सिर्फ यही वास्तविकता नहीं है। उन लोगों का मेन पॉइंट है जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करके सत्ता के आड़ भरोसे में लोग रह रहे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उन लोगों को कार्रवाई करने के लिए जो युवा है, जेनजी युवा, उन लोगों का सड़क में प्रदर्शन हुआ था। तो इसी टाइम में गवर्नमेंट ने पहले से ही वो सोशल मीडिया में वो हैशटैग चल रहा था, इसी टाइम गवर्नमेंट ने फेसबुक, यूट्यूब लगायत, इंस्टा लगायत के 26 जो सोशल साइट है उसको बैन कर दिया। उसके बाद अगले दिन ही जो युवा है वो सड़क में उतरे। उसके बाद 26 आवर के समय में सारा गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया। प्रधानमंत्री इस्तीफा देके हेलीकॉप्टर से भाग गए। जो मंत्री के जो आवास थे वहां से हेलीकॉप्टर से लगातार मंत्रियों को रेस्क्यू करके सेना के कैंप में ले जा रहा है। एक सवाल ये भी है हरिहर जी, बालेन शाह का नाम सामने आया है, बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है अंतरिम तौर पर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये दावे कितने मजबूत है, क्या वाकई अगला नाम उन्हीं का होगा? जी, अभी नेपाल में बालेन्द्र शाह जो संघीय राजधानी काठमाडौँ के महानगर के मेयर है, वो सबसे पॉपुलर है, जो जनप्रतिनिधि भी सबसे पॉपुलर इसलिए भी है, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जो अकेले स्वतंत्र रूप में वो मेयर में खड़े हुए थे, तो सबसे ज्यादा मत पाके वो मेयर में निर्वाचित हुए। उसके बाद पिछले समय जो जेनजी के प्रदर्शन हुआ था उसमें बालेन ने समर्थन किया था, जिनजी के लिए जो हम कर सकते वो सब हम करेंगे करके बालेन ने बोले थे। और जो कल के जो एक्सीडेंट में सेना प्रहरी के तरफ से जो 19 विद्यार्थियों को डेथ हुआ, उनमें भी शोक जताते हुए प्रधानमंत्री को सीधा निशाना बालेन ने किया था। अभी जो बालेन के पिछले टाइम में जो स्टेटस उनका जो स्टेटमेंट आया है, उनने बोला है अब नया केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए जो आंदोलनकारी जो युवा है उन लोगों ने नेपाल के सेना के साथ डायरेक्ट वार्ता करना पड़ेगा और उसके बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए बालेन ने बोला है। इसलिए अधिकांश जो ज्यादातर प्रदर्शनकारी है उन लोगों का डिमांड है कि बालेन अब देश का नेतृत्व करेगा। और दूसरी बात यहाँ जोड़ना पड़ेगा, और रवि लामिछाने जो अभी आपको मैंने जानकारी दिया था, उनको भी जेल से बाहर निकाला है। इसलिए कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में जाने के लिए रवि का भी उतना ही ज्यादा समर्थन है, क्योंकि अभी के जो अपदस्थ जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने रवि के लिए प्रतिशोध साधा है बोल के युवाओं ने कड़ा आपत्ति जनाते हुए आ रहे थे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा हरिहर जी, और अनिल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों बने रहिए। मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में बवाल के बीच हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए 977-988-62881 ये पहला हेल्पलाइन नंबर है। और दूसरा हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी को भी सहायता की जरूरत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 977-918-0326134 ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि नेपाल में इस वक्त जारी हुए हैं, और जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं उनके लिए ये नंबर्स जारी किए गए हैं। तो इस वक्त नेपाल में बवाल के बीच हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, और कई जगहों पर जिस तरीके से आगजनी हुई है, तोड़फोड़ का मामला सामने आया, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जाने की खबर है। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स अब जारी कर दिया गया है।
बवाल के बीच हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्योंकि भारत के भी कई ऐसे लोग हैं जो कि नेपाल में हैं और ऐसे में उन तक भी मदद पहुंचना चाहिए। उन सभी लोगों के लिए अब हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुके हैं। भारतीय दूतावास की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। देखिए, एक और आपने नेपाल की इस तस्वीर को जरूर देखा होगा कि किस तरीके से नेपाल में इस वक्त हिंसा हो रही है, आंदोलन हो रहा है और इसी आंदोलन को लेकर के लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मामला शांत हो जाए, लेकिन अभी भी ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब इस बीच खबरें ऐसे भी कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद से नए प्रधानमंत्री को लेकर भी नाम सामने आ गया। वहीं इस बीच हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है भारतीय दूतावास की ओर से। तो हमारे साथ दोनों बेहद खास मेहमान बने हुए हैं, उनका भी हम रुक करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे।